वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो ये पार्ट 2 है साइंस का। तो इसके अंदर हम मिशन CDS 2021 पढ़ रहे थे। इसके अंदर 40+ मार्क्स कैसे लेके आएंगे उसकी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, उसको आप प्लीज़ कंप्लीट देखें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नोट डाउन करवाए हैं और उन्हीं को मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे और अर्थ और मून का रिलेशन पढ़ेंगे और एक्सीलरेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन, सैटेलाइट, ये सारा मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मैं आपको फटाफट पढ़ाऊँगा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। लास्ट वीडियो में हमारा वाला टॉपिक पूरा हो गया है, साउंड। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, इको, सोनार, मैंने सब कुछ इसके अंदर बहुत ही डीपली पढ़ाया है। यहाँ से क्वेश्चन जो लास्ट CDS है वहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, जो उससे पहले CDS है उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, साउंड से हमेशा आते हैं। अब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। जैसे कि एक टॉपिक सैटेलाइट है जो कि मैंने इसी में ले रखा है, एक सैटेलाइट, एक मून और अर्थ का जो रिलेशन है ये भी एक टॉपिक है, लिफ्ट भी एक टॉपिक है। तो मैं इसको फुल कवर अप करवाऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन की डेफिनेशन बताऊंगा मैं। होता कुछ नहीं है, देखो, अगर ये समझो कोई एक बड़ा मास है, इसको मैंने M1 बना दिया, और एक छोटा मास है, छोटा है, इसको बना दिया मैंने M2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक R डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उसी को ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ये इसको खींच रहा होगा, मतलब ये F2 फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर लग रहा होगा F1 फोर्स। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो एक्चुअली ये होता है G(m1 m2) अपॉन R का स्क्वायर। जो भी इनके बीच में जो रेडियस होती है इसका स्क्वायर हो जाता है, रेडियस सॉरी बोल रहा हूँ, जो डिस्टेंस होती है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे G(m2 m1) अपॉन R स्क्वायर। तो जो F से 1 का फोर्स लग रहा है 2 की तरफ, और F से 2 का फोर्स लग रहा है 1 की तरफ, ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं। मतलब ये भी अपने आप इसको इसकी तरफ खींच रहा है और ये भी, तो दोनों से इक्वल फोर्स लगते हैं। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये कौन सा लॉ होता है न्यूटन का, ये होता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एक्चुअली में जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या स्टेट करता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो मासेस हैं, मास M1 इंटू मास M2, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। इसकी मैं डेफिनेशन एक बार, क्योंकि टाइम वेस्ट है, बस आपको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला, ये F इक्वल्स टू G(m1 m2) अपॉन R स्क्वायर। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए G क्या होता है, बता रहा हूँ अभी। M और M2 पता है, मासेस होते हैं। R क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में बताना है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कैसा होता है, ये होता है वीक फोर्स, वीक एंड अट्रैक्टिव, मतलब ये एक दूसरे को खींचता है, अट्रैक्टिव होता है एक तरह से। और वैलिड फॉर एनी डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैलिड होता है फॉर एनी डिस्टेंस। मतलब अगर एक, समझो आप ये अर्थ है और अर्थ पे आप ये छोटे से बंदे बैठे हुए हो, तो ये एक बहुत ही दूर कोई स्टार है, तो इसके और आपके बीच में भी कितनी भी डिस्टेंस हो, ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो हर, चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो, चाहे कितने भी किलोमीटर हो, कितनी भी, मतलब ये लाइट ईयर में नापते हैं, वैसे पारसेक में नापते हैं इस डिस्टेंस को, बट कितनी भी डिस्टेंस हो उसमें कोई मैटर नहीं करता ग्रेविटेशन फोर्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बार आ रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं करता, तो वो सेंटेंस गलत है, इसका मतलब है वो करता है। और ये वीक होता है और अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, अलग से नोट बना के लिखना। तो आप इस वाले पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ, मैं आपको ये G बताना भूल गया, ये G क्या होता है, ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अगर इसकी यूनिट पूछे एग्ज़ाम के अंदर, देखो इसकी यूनिट, सबकी यूनिट बता रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। डिस्टेंस, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, क्लियरली आएगा सुन में।
फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जी की हमें यूनिट नहीं पता, एम मास को किस में नापते हैं हम, केजी में, ठीक है। इस वाले मास को किस में नापेंगे, केजी में, ठीक है। और इस वाले जो आर है, डिस्टेंस है, इसको किस में नापते हैं, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर करना है। फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में। तो जो जी की यूनिट है, जी को इसको सेट लिया क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होगी। ये आपको कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती हैं सीधा के सीधा कि जी की यूनिट क्या होगी। ऑप्शन दे देगा इस तरीके से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, केजी। दूसरा ऑप्शन दे देगा न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दे देगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। मतलब इस तरीके से, या नन। मतलब ये सीडीएस का पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको, ये खासकर सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको निकालने आनी चाहिए यूनिट। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, इसकी जी की यूनिट निकालिए, कोई क्या है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी यूनिट निकाली हमने। वैल्यू कितनी बताई मैंने, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब हमने बेसिक्स पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अंदर जाके। देखो एक होता है छोटा जी। छोटा जी क्या होता है, कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आया और क्या है ये फार्मूला, क्यों लिखा मैंने ये, देखो बताता हूँ। ये अपनी हो गई अर्थ, ठीक है। अर्थ का एक रेडियस है जिसको हम कैपिटल आर से नापेंगे, ठीक है। आर बोलेंगे, मतलब इसका ये आर हो गया, ठीक है। और इसका मास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर और इसका मास हो गया एम। वेट और मास में डिफरेंस होता है, वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें बस। आर हो गया रेडियस और एम हो गया मास, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में, मतलब पूरे अर्थ पे एक ग्रेविटी महसूस होगी, उस ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी। इसको वैल्यू होती है 9.8, लेकिन हम लोग इसको मतलब एक्चुअल में हमने फाइंड कैसे किया है, इस वाले फार्मूले से, ठीक है। ये फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, सीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। और ये अगर एफकेट वाले भी बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो होता क्या है ना, अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड शेप है, ऐसी शेप है अर्थ की, एग्जैक्टली नहीं बनी है। सेकंड रुकना, ये हमारी बन गई अर्थ, जियोइड शेप की होती है, अंडाकार बोलते हैं जिसको, ऊपर से थोड़ी दबी हुई होती है और साइड में से थोड़ी निकली हुई। तो इक्वेटर के पास रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम देखें रेडियस इक्वेटर पे और रेडियस पोल पे, तो रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन का हिसाब उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इन्वर्सली रिलेशन है, तो इन दोनों में रिलेशन उल्टा होगा। देखो पेन लेते हैं दूसरा, देखो यहाँ होगा जी, जी ऑफ पोल। देखो होता क्या है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन हो जाता है ज़्यादा, यहाँ पे होता है ग्रेविटेशन कम। अब खुद बताना, डिस्टेंस बढ़ गई है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये कम ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाती है दोनों के बीच में तो ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही रूल यहाँ पे लगाया है, बट ये गोल है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में कि पोल्स पे जो ग्रेविटेशन है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर होता है, मतलब इस टाइप के वो सेंटेंस बनाएगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, क्या था कि अर्थ के यहाँ पे ग्रेविटेशन कम होता है और यहाँ पे पोल पे ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले मैं समझाऊंगा फिर यहाँ पे फाइनलाइज करूँगा। ये देखो, ये हमारी अर्थ हो गई, कैसे बन जाती है,
ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप सेंटर पे आओगे तो कितनी ग्रेविटी होगी ये बताना है, यहाँ पे कितनी ग्रेविटी होती है, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो कितनी ग्रेविटी होगी, ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी से। देखो यहाँ पे जो एकदम सरफेस पे यहाँ तो फिक्स है 9.8 होगी, इतना है कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, तो वो हम कांस्टेंट मानते हैं इसको, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसलिए इसको कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर डिस्टेंस कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ पे देखो इतनी डिस्टेंस सेंटर से, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन कितनी होगी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 0 होती है, सेंटर में कितनी होती है 0, समझो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 9.8 तक चली जाती है ग्रेविटेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे फिर से, तो फिर से ग्रेविटेशन क्या होने लग जाती है, कम, मतलब यहाँ पे हो जाएगी 8, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से एंड में यहाँ कोई पॉइंट आएगा, वहाँ पे जाके ग्रेविटेशन कितनी हो जाएगी 0। मतलब अंदर भी 0 होती है, मतलब क्या है इसका, अंदर भी 0 होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भी 0 होती है, और यहाँ पे 9.8 होती है। अगर हम अंदर जा रहे हैं अर्थ के तो ग्रेविटेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे लिख लो ग्रेविटी कम हो रही है, और ऊपर जा रहे हैं तो भी ग्रेविटी कम हो रही है। देखो यार कॉन्सेप्ट हैं ये सारे, रटने से काम नहीं चलेगा। मैंने डिस्टेंस वाला फंडा बताया है, अगर डिस्टेंस तुम्हारी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ग्रेविटी कम होती जाएगी, उल्टा रिलेशन होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। मैंने इसको इस तरीके से लिखता हूँ मैं हमेशा याद करने के लिए, 9.8 है यहाँ पे सरफेस पे, ये अर्थ है, कभी कोई समझे ही ना कि मैंने क्या बनाया, ये सेंटर है, यहाँ पे 0 होती है, ऊपर भी क्या होती है 0 होती है। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, 9.8 से कम हो रही है तो कम होगी, यहाँ से जाएंगे नीचे जाएंगे तो क्या होगी, कम होगी, मतलब अंदर जाएंगे तो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आगे सुन में आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। अब ड्यू टू रोटेशन क्या इफेक्ट आता है, ड्यू टू रोटेशन क्या इफेक्ट आता है ग्रेविटी के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज में। देखो ये हमारा अर्थ हो गया, इसका एक एक्सिस है जिस पे घूम रही है, इतना तो बेसिक है, ये नाइन्थ क्या 8th क्लास का बच्चा ही पढ़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे तो पोल है, तो यहाँ पे नो इफेक्ट आता है, कहाँ पे, पोल पे। इसको नोट डाउन करते रहना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या होती है, यहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाती है इसकी वजह से, और पहले से ही यहाँ पे ग्रेविटी कम थी, पहले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से, देखो इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले से ही यहाँ पे ग्रेविटी कम थी, बट इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से और ग्रेविटी कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों को ग्रेविटी कम महसूस होती है, पोल पे जाएंगे तो ग्रेविटी ज़्यादा महसूस होगी। दोनों में क्या डिफरेंस है, 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों मैंने बता दिए। मैं एक बार वहीं पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बना देता हूँ, ताकि आपको एक ही जगह 1 2 3 ये आपको तीनों याद होने चाहिए। यहाँ पे घूमेगा नो इफेक्ट, यहाँ पे क्या था, बाहर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी कम हो रही है, तीनों कॉन्सेप्ट ये याद रहेंगे पक्का। आगे चलते हैं, अब मैं एक कॉन्सेप्ट और है मून वाला, वो भी करवा देता हूँ। देखो एक चीज़ होती है मास, एक चीज़ होती है वेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। देखो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं स्पेसिफाइड बताऊं कि ये वेक्टर होती है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये वेक्टर है और ये स्केलर है। मतलब क्या है, इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं बताऊंगा स्केलर और वेक्टर क्या होती है, मतलब ये सिर्फ नंबर्स में होगी, ये नंबर में भी होगी प्लस इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक वैल्यू होगी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, खासकर वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, न्यूटन में उसकी, इसकी यूनिट क्या होती है बताओ, इसकी यूनिट होती है न्यूटन,
याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में खासकर बहुत ही ज़्यादा आता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। ये कभी नेवर चेंज, ठीक है, कभी चेंज नहीं होता। लेकिन ये मून पे भी अलग हो जाएगा और अर्थ पे अलग होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। आपका मास मून पे ये नेवर चेंज होता है, मतलब मून पे और अर्थ पे सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये लिए बात। मून पे और अर्थ पे मास कैसा होता है? सेम होता है, लेकिन वेट सेम नहीं होगा। हमेशा याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, एक हो गया अर्थ, एक हो गया मून। ध्यान से देखना, अर्थ थोड़ा सा बड़ा है, मून थोड़ा सा छोटा है हमसे। अर्थ, मून। देखना, अर्थ पे ग्रेविटेशन कितनी है? जी है, ग्रेविटी। और यहाँ पे जो है वो कितनी है? अगर अर्थ की यहाँ पे लिख दूँ, ये अर्थ की है, जी अर्थ, सॉरी अर्थ, तो ये कितनी हो जाएगी? जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 6, मतलब 1/6 है। 1/6 ऑफ अर्थ है, अगर एग्जैक्टली लाइन बोलूँ 1/6 ऑफ अर्थ है। कॉन्सेप्ट देखना, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है सीडीएस में, फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है। देखो, वेट, अगर मैं यहाँ पे पहली चीज़ पूछता हूँ, आप मेरे को पहली चीज़ बताओ, मास कितना होगा। समझो मेरा नाम गौरव है, ठीक है, मेरा नाम समझो क्या है ही, गौरव, ठीक है। और मेरा अभी मास है 50 kg, तो मेरा अर्थ पे भी मास 50 kg ही होगा, और मेरा यहाँ पे भी मास कितना होगा? 50 kg। लेकिन मेरा वेट 72 है एग्जैक्ट, ठीक है, अर्थ के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दो, 60 मान लेते हैं इसको, मेरा अभी 60 है, तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा जाके? 60 डिवाइड बाई 10। मतलब अगर मैं मून पे चला जाऊँगा तो मेरा वेट 10 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? ये केजी लिख दिया ना, ये देखो ये मेरे से भी गलती हो गई, केजी में कभी भी नहीं लिखते, इसको मिटाते हैं इसको। वेट हमेशा न्यूटन में नापा जाता है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। ये देखो 60 न्यूटन, तो अगर मेरा वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है तो मेरा वेट मून पे कितना होगा? 10 न्यूटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं आगे ट्रेन के कॉन्सेप्ट पे। ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर, ट्रेन कॉन्सेप्ट, उसको पेन, ट्रेन। देखो ट्रेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज़ बताना, एक ये ट्रेन का डब्बा है। अगर आप में से काफ़ी लोग ट्रेन में बैठे होंगे, खासकर जो डिफेंस के जो बच्चे होंगे, देखो ये हो गया। अब ये समझो कोई भी एक बंदा बैठा है, ये इसका नाम है राहुल, और राहुल एक बंदा है, इसके हाथ में एक सिक्का है, इसने इसको उछाल दिया, ट्रेन आगे चल रही है, ठीक है, ये ट्रेन हो गई, ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन आगे चल रही है, मूवमेंट हो रहा है इसका। तो इसमें 3 केस बनेंगे ट्रेन में, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ कि ट्रेन एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन से चल रही है, अगर मैं बोलूँ ट्रेन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है, अगर मैं बोलूँ ट्रेन एक नेगेटिव एक्सीलरेशन से चल रही है, तीनों में क्या होगा सिक्के का? सिक्का आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा? देखो एक्सीलरेशन हो रहा है पॉजिटिव, मतलब स्पीड बढ़ रही है ट्रेन की। पहले पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, स्पीड बढ़ती जा रही है टक। तो सिक्का आगे गिरेगा पीछे गिरेगा? बैकवर्ड गिरेगा, पीछे गिर जाएगा, ठीक है। और अगर किसके बैकवर्ड? इस बंदे के बैक, क्योंकि ये बंदा आगे चला जाएगा ट्रेन के साथ साथ, और सिक्का हवा में है ना, सिक्का हवा में है, तो वो यहीं पर रह जाएगा, और ये बंदा ट्रेन के साथ आगे चला जाएगा क्योंकि इसकी ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और अगर हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करते हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है कि एग्जैक्ट 45 किलोमीटर पर आवर
इस इतनी स्पीड से चल रहा, मतलब चल रही है ट्रेन, तो सिक्का एग्जैक्ट उसके हैंड में गिरेगा। किसके? राहुल के। तो एक बार तो राहुल के हैंड में कब गिरेगा? जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। और अगर क्वेश्चन में ये आया कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है, पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से, अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो सिक्का कहाँ पे गिरेगा? खुद बताओ। तो बैकवर्ड गिरेगा, मतलब सॉरी फॉरवर्ड गिरेगा। देखना, पहले ट्रेन थी, चल रही है 40 की स्पीड से, ब्रेक, मतलब ये ब्रेकिंग होता है एक्चुअली में, इसका नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक लग रहे हैं। पहले 40 था, फिर 30 था, फिर 10 था, फिर 20 था, फिर 10, मतलब ब्रेक्स लग रहे हैं। ये स्पीड है, मैंने स्पीड लिखी है ये। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, इसको आप साइड में लिख सकते हैं। तो इसमें कहाँ पे गिरेगा? जो सिक्का जिसने उछाला है कॉइन, वो कहाँ गिरेगा? फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट है यार, पक्का एग्जाम में आता है, प्लीज़। ये CDS में कई बार आ रखा है। और अगर ये बोले ना FCAT की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इन वीडियोस को। ऐसा कुछ नहीं कि CDS की सीरीज चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से घुमा फिरा के। आगे सुन में, ठीक है, ये सब हो गया हमारा। अब मैं थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में बता देता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ देखो, सैटेलाइट, दो टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं। एक होती है जियो स्टेशनरी, एक होती है पोलर सैटेलाइट। देखो यार, हैंडराइटिंग गंदी आ रही है, उससे कोई मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम क्लियर करना। जियो स्टेशनरी का मतलब हमेशा याद रखना, हर टाइम एक जगह पे चलती हो, मतलब सेम प्लेस पे। समझो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, कोई भी यहाँ पे कोई, समझो यहाँ पे एक, हर बार लड़का क्यों बनाएगी, वो लड़की बना देते हैं। ये कोई लड़की खड़ी हुई है, चोटी है इसकी, और यहाँ पे एक सैटेलाइट है। डायग्राम मेरे इतने अच्छे नहीं है बट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट और ये लड़की, अगर ये 10 साल तक भी लड़की यहीं बैठी रहेगी ना, तो सैटेलाइट इसके सामने ही रहेगी, मतलब घूमते रहेंगे एक साथ घूमेंगे। ये साइड घूम रही है तो ये भी, तो इसका मूवमेंट किसकी, मतलब किस डायरेक्शन में होगा? जैसे अर्थ घूमती है, अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रोटेशन कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट, पहला क्वेश्चन। एज अर्थ, जैसा पृथ्वी का होता है। इसको टाइम पीरियड कितना लगेगा एक चक्कर लगाने में? जितना अर्थ को लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी हाइट का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम h बोलते हैं। तो ये हाइट कितनी होती है? एग्जैक्ट बोलूँ तो ये होती है 3578 किलोमीटर। बट अगर एग्ज़ाम में इतनी एग्जैक्ट नहीं आती तो ये आएगी 36000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। पक्का क्वेश्चन आता है। और इसका यूज़ क्या होता है ये भी बता दो, इसका यूज़ बता दो क्या हो गया। इसका यूज़ बता दो क्या हो गया। कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में क्यों यूज़ होती है? देखो, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जो सैटेलाइट, ये लड़की किसी से फ़ोन पे समझो बात कर रही है अपने घर वालों से, तो ये सिग्नल यहाँ जाएगा, फिर टकरा के वापस आएगा। तो ये जो सिस्टम है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब मैं बताता हूँ पोलार के बारे में। पोलार का कॉन्सेप्ट क्या है? इसको, ये कहाँ पे घूमती है? ये अर्थ है, ये अर्थ के यहाँ घूमेगी ऐसे। इसको कितना टाइम लगता है? सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी कोई डायरेक्शन हुई? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं हुई, मतलब ये ऐसे भी घूम सकती है, तो इसको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, ऐसे मतलब पोल टू पोल घूमती है, ये बस याद रखो। तो इसकी कोई डायरेक्शन तो हुई नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन तो इसमें आएगा नहीं। टाइम वाला क्वेश्चन आएगा। इसका टाइम कितना है? 24। इसका टाइम कितना है? 84 मिनट। कितने मिनट में? 84 मिनट में घूम जाती है पूरा एक चक्कर। दूसरा, इसकी हाइट कितनी होती है, मतलब ये कितनी ऊपर है अर्थ, मतलब अर्थ से कितनी ऊपर है ये? ओनली 800 किलोमीटर्स। और इसका यूज़ क्या होता है? मैपिंग के लिए। क्योंकि देखो, इसने तो सिर्फ, समझो ये इंडिया था, समझो ये लड़की इंडिया में खड़ी हुई है, तो ये सिर्फ इंडिया का मैप लेगा, पूरे वर्ल्ड का तो मैप लिया नहीं ना इसने। किसने? जियो स्टेशनरी ने। लेकिन पोलार वाली ऐसे ऐसे घूम रही है, तो अर्थ कैसे घूम रही है? ऐसे। तो इसका पूरे का फ़ोटो ले लेगा, तो ये मैपिंग में काम आती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेदर फोरकास्ट करने में काम आती है, डाटा कलेक्ट करने में,
स्पाइंग करने में, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। स्पाइंग देखो खासकर ये आर्मी की होती हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो आर्मी कौन सी पोलार यूज़ करेगी या जियो स्टेशनरी? आर्मी करेगी पोलार सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, किसी को नहीं पता होता, कोई इतनी जल्दी नहीं बताएगा, इतना मैं जानता हूँ। कोई आपको बता देना तो मेरे को बता देना। गाइस बहुत मेहनत चल रही है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब देखो इस पे ना टैब पे मेरे को अभी तक लिखना नहीं आया, मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पर लिख पाऊँ। तो गाइस प्लीज़ देखो अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे शेयर करना गाइस प्लीज़। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिल जाए तो मेरे को बता देना, वो भी इतनी जल्दी। फास्ट होता है, टाइम वेस्ट तो बहुत लोग करेंगे आपका यूट्यूब के ऊपर, बट जो चीज़ होती है ना कि कंटेंट कोई दे रहा है, तो वो चीज़ होती है। तो गाइस प्लीज़ शेयर करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना गाइस। पेंसिल देखो, तो सेटेलाइट हो गई। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक है इंडिया की लार्जेस्ट सैटेलाइट, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है, उसका नाम है GSAT-19, याद रखना। और अगर हम पूछें डिफेंस की सबसे बड़ी कौन सी है तो बताना क्या है, डिफेंस की सैटेलाइट सबसे लार्जेस्ट, उसका नाम क्या है, GSAT-17। अब ये याद कैसे रहेगा, मैं ऐसे याद करता हूँ, देखो 17 पे खतरा डिफेंस, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा और डिफेंस हमें खतरे से बचा लेता है उससे, 17 पे खतरा तो डिफेंस, और जो कम्युनिकेशन वाली है वो 19 है। ये तो ऐसे याद हो जाता है, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, कई बार आ रखे हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आगे सुन में तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर ख़त्म हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो भी बता देता हूँ मैं, प्रेशर का हाइट के साथ कैसे होगा। नेक्स्ट स्लाइड, देखो प्रेशर कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कुछ नहीं है। प्रेशर कॉन्सेप्ट ये होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से देखो पक्का क्वेश्चन आता है, ये भी सीडीएस का फेवरेट पार्ट है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रेशर, यहीं से वो क्वेश्चन उठाता है। पहली चीज़ कि इसको मतलब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट, एक यूनिट है इसकी पास्कल, एक यूनिट है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकाली मैंने, ये तो पता होगा, इसकी न्यूटन होती है। एरिया किस में नापते हैं, जैसे आपको एक इसका एरिया निकालना है तो साइड इंटू साइड होता है, साइड को किस में नापते हैं, मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो ये एक यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दी, इसी को हम बोलते हैं पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने, ये याद रखना। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं, 10⁵ पास्कल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आ रखा है एक बार, ठीक है। अब प्रेशर को कैसे नापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, कैसे होगा नेक्स्ट। हाँ देखो, प्रेशर को नापते हैं हम बैरोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर की 3 वो होते हैं कंडीशन, यहाँ से अभी तक तो नहीं आया है, एनडीए में आया हुआ एक बार ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मेरे को लगता है कि सीडीएस में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 3 स्टेटमेंट बना देगा, फिर वो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक होती है स्लो राइज, मतलब एक बैरोमीटर कुछ नहीं होता, एक इस तरीके का डिवाइस होता है, उसके अंदर ना अगर एक चीज़ भरी हुई होती है, अगर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, हल्का हल्का राइज करेगा तो क्या होता है, और अगर स्लो फॉल करेगा तो क्या होता है, और अगर सडन फॉल होगा तो क्या होता है। तीनों कंडीशन में आपको पता होना चाहिए। देखो अगर स्लो राइज करेगा तो क्लियर वेदर है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर स्लो फॉल करेगा, धीरे धीरे गिर रहा है ऐसे, तो बारिश आने वाली है, रेन आएगी, बादल, रेन आएगी, ठीक है। और अगर सडन फॉल आ गया, एकदम से गिर गया एकदम से, तो क्या है, आंधी आएगी, स्ट्रॉम आएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया है बट एनडीए में आया है, तो सीडीएस में भी आ सकता है, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रेशर का, ये एक पहाड़ है, आप मेरे को खुद बताना कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा
कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा? कोई मतलब आराम से सोचो और बताओ। देखो, प्रेशर यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों? मतलब सभी कोई बच्चों का क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों है भाई, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ना। देखो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये पानी भरा हुआ है, पूरा पानी है, और तुम डूब गए, ठीक है, और तुम समझो यहाँ पे आके रुक गए, ये भी पानी है पूरा। तो यहाँ पे पानी के ऊपर तुम्हारे ऊपर प्रेशर है ना पानी का, तो यहाँ पे समझो प्रेशर है 10 पास्कल। लेकिन अगर तुम और अगर गहरा डूब गए तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर प्रेशर कितना होगा? 20 पास्कल। अगर तुम थोड़ा और गहरा डूब गए तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर कितना होगा पानी का? 100 पास्कल। समझे? तो वैसे ही है ये कॉन्सेप्ट। ये पहाड़ हो गया आपके, तो हमारे ऊपर ये हवा है। क्या है ये? हवा। तो यहाँ पे हवा क्या होती है? कम। तो प्रेशर क्या होता है? कम। यहाँ पे हमारे ऊपर हवा कितनी है? ज़्यादा। तो प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। यही कॉन्सेप्ट है पानी और प्रेशर ना लोग अलग तरीके से देखते हैं, ब्लड प्रेशर सोचने लगते हैं। ब्लड प्रेशर की बात नहीं हो रही, हमारे ऊपर प्रेशर की बात हो रही है। तो हमारे ऊपर प्रेशर यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। पहाड़ के ऊपर, ये चोटी के ऊपर जो एवरेस्ट होती है, मतलब पीक होती है माउंटेन की, और जो माउंटेन का फुट हिल्स होते हैं, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो गाइस सभी लोग से है कि लाइक करें, प्लस सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर ज़रूर करना गाइस। बहुत मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में। अगली वीडियो आएगी, वो भी सोच रहा हूँ कि साइंस की बनाऊँ या इकोनॉमिक्स की बनाऊँ, आप बताना कमेंट करके। और मेरे को पॉलिटी पढ़ानी है, आप मेरे को खुद बताओ कि आपको कौन सा पहले सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं वही आपको करवा दूँगा। कुछ लोग इंग्लिश के लिए बोल रहे थे, तो गाइस प्लीज़, थैंक यू।